छात्रों नमस्कार, मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल केवी बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास में ऑडियंस नहीं होती, इसका मतलब छात्र सामने नहीं होते। और एक शिक्षक के लिए उसके जो छात्र होते हैं और छात्रों का जो रेस्पॉन्स होता है वो उसके लिए मोटिवेशन होता है। लेकिन मेरे लिए यहाँ मोटिवेशन छात्र नहीं, सिर्फ आपका कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरी देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, नहीं पसंद आए तो उसे डिसलाइक करें। यदि उसमें कोई सुधार की संभावना है या आपका कोई क्वेश्चन है या यदि आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं दिख रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें या पर्सनली मुझे कॉल या मैसेज करें, जिससे मैं उसमें क्या कर सकूं, सुधार कर सकूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में अपन ने बात की थी आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। जो आपका पहला पार्ट था वो था आवृतबीजी पादपों में जनन। उसमें अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था। उसमें भी एक टॉपिक था आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें केवल और केवल पुष्प की संरचना के बारे में था। मैंने आपको उस प्रीवियस लेसन में बताया था कि जो पुष्प होता है वो पादप का लैंगिक अंग होता है, अर्थात बिना पुष्प के पादप में कभी भी लैंगिक जनन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि लैंगिक जनन होना है तो किसका होना बहुत जरूरी होता है, इस संरचना का जरूरी होना होता है। ये है आपकी क्या है, फ्लोर, पुष्प है। क्या है, पुष्प है। आपको मैंने बताया था कि जब पादप में कायिक वृद्धि हो जाती है तो कायिक वृद्धि के बाद उसमें होती है लैंगिक वृद्धि, और लैंगिक वृद्धि के दौरान पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प एक रूपांतरित प्ररोग होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट फ्लोर इज द मॉडिफाइड शूट। अब ये जो फ्लोअर्स है, ये जो पुष्प है, इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा? 4 भाग हैं। देखो, ये वाला भाग जो वृंतनुमा होता है इसको कहते हैं पुष्प वृंत, पेडिशल। और ये जो फूला हुआ भाग होता है वो होता है पुष्पासन, इसी अपन क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। कुछ पुष्पों में ये पुष्प वृंत होता है, जिनमें होता है उसे अपन वृंती पुष्प, जिनमें नहीं होता उन्हें अवृंत पुष्प कहते हैं। लेकिन पुष्पासन सभी में पाया जाता है और जो इसका आकार होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब इस पुष्पासन पर पुष्प के जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, वो सब कहाँ लगे होते हैं? पुष्पासन पर लगे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पुष्पासन पर जो प्रथम चक्र होता है वो होता है बेटा बाह्य दल पुंज होता है, कैलिक्स होता है। क्या होता है? कैलिक्स होता है। और ये जो कैलिक्स है इसकी जो एकक इकाई होती है वो होती है बाह्य दल सेपल होती है। ठीक, इसके ये प्राय हरे रंग का होता है। लेकिन ये जो बड़ा भाग है जिसे अपन पुष्प की पंखुड़ियां भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पुष्प की पंखुड़ियां, इनको कहते हैं अपन दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज, कोरोला कहा जाता है। अब ये जो दल पुंज है इसकी जो इकाई होती है, देखो पुंज, पुंज का मतलब होता है बेटा समूह। अगर उस शब्द को हटा दें, पुंज को हटा दें
तो उसकी एकक इकाई क्या हो गई? दल। इसी प्रकार बाह्य दल पुंज है, पुंज को हटा दो तो एकक इकाई क्या हुई उसकी, या एक इकाई क्या कहलाएगी? बाह्य दल कहलाती है। मैंने आपको बताया था दल और बाह्य दल पुष्प के कायिक भाग हैं। ये लैंगिक जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या निभाते हैं? भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बेटा दो और भाग हैं, वो है ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है मैं आपको ऊपर शो कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है वो संयुक्त रूप से कहलाता है पुमंग, एंड्रोशियम क्या कहलाता है, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। स्टामेन क्या होती है? इसकी इकाई होती है, अर्थात कह सकते हैं जो पुमंग होता है वो बहुत सारी इकाइयों का बना होता है, और बहुत सारी इकाइयां क्या हैं? वो क्या कहलाती हैं? पुंकेसर। अर्थात पुंकेसर मिलकर इसका निर्माण करते हैं, पुमंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर? अब सुनो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग बेटा वो कहलाता है जायांग। इसे अपन गाइनोसियम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों जो रेड कलर में बनाए हैं, या रेड कलर में मैंने आपको जो लिखा है, ठीक है ना, डायग्राम में जायांग को रेड कलर से, और मैंने आपको जो पुंकेसर हैं उनको, जो 4 पुंकेसर हैं उनको मैंने ब्लू कलर से बनाया है। तो जायांग है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है स्त्री केसर या अंडक होती है। क्या होती है? इसकी जो इकाई है वो स्त्री केसर, पिस्टिल या क्या होती है बेटा? कार्पल, अंडक होती है। क्लियर? अब सुनो, ये जो दोनों भाग हैं पुष्प के लैंगिक अंग कहलाते हैं। जो पुमंग है वो पुष्प का नर जन्नांग कहलाता है। ये जो पुमंग है वो पुष्प का क्या है? नर जन्नांग, मेल प्रोडक्टिव पार्ट है। जबकि जो जायांग है वो पुष्प का फीमेल, या कह सकते हैं मादा क्या है? जन्ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब सुनो, अब अपन इनकी डिटेल में बात करते हैं कि जब पादप में लैंगिक जनन होता है कि बिना पुष्प के लैंगिक जनन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब पुष्प में भी वो कौन से भाग हैं जिनके बिना लैंगिक जनन नहीं हो सकता? वे भाग हैं पुमंग और जायांग। यदि पुष्प में केवल पुमंग उपस्थित है, दलपुंज उपस्थित है, बाह्य दलपुंज उपस्थित है, तो उसे अपन एक लिंगी पुंकेसरी पुष्प कहते हैं, नर पुष्प कहते हैं। यदि पुष्प में केवल और केवल जायांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज उपस्थित हैं, तो उस पुष्प को अपन मादा पुष्प, फीमेल फ्लावर या स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसरी या पिस्टिलेटरी फ्लावर के नाम से इसको जाना जाता है। अब इनसे स्पष्ट हो चुका है। और यदि एक ही पुष्प में पुमंग भी उपस्थित हो, जायांग भी उपस्थित हो, दलपुंज भी उपस्थित हो, बाह्य दलपुंज भी उपस्थित हो, तो उस पुष्प को बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। अब सुनो, इनके अलग अलग बात करते हैं अपन
देखो, जो पुमंग होता है उसकी इकाई होती है पुंकेसर। क्या होती है? पुंकेसर होती है। और ये मैं आपको पुंकेसर के बारे में, जो पुंकेसर है वो बेटा 3 भागों में विभक्त होता है। इस प्रकार का होता है। जो तंतुनुमा रचना होती है आधार पे पुष्पासन से जुड़ी होती है, वो कहलाती है फिलामेंट, तंतु कहलाती है। और जो ऊपर तंतुनुमा भाग के सबसे ऊपर फूली हुई पालीनुमा जो रचना होती है वो कहलाती है एंथर, पराग कोश कहलाती है। क्या कहलाती है? एंथर, पराग कोश कहलाती है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग होता है वो योजी, कनेक्टिव कहलाता है। ये बंधय होता है, ये स्टेराइल होता है। जब पुंकेसर पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो जो कनेक्टिव है, योजी है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये इसके बेटा 3 भाग हैं स्पष्ट। पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो देखो, ये जो नीचे का भाग है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। जो मुख्य भाग है इसका वो क्या है? परागकोश। क्या है? परागकोश। अब परागकोश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं, क्योंकि इनमें कोष्टक चैम्बर जैसी रचना है, कोष्टक जैसी रचना है। ये मैंने आपको बताया है। कितने कोष्टक दिख रहे हैं? 2। तो ये परागकोश कहलाएगा। द्विकोष्ठी अगर मैं इस प्रकार की रचना बना दूं तो ये क्या कहलाएगा? एक कोष्ठी। और एक कोष्ठी जो परागकोश है वो मालवेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। कौन से कुल के पादपों में? मालवेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। अब सुनो, ये जो परागकोश है, ये द्विकोष्ठी परागकोश है। इसमें निर्माण होता है परागकोश की अधस्तत्वीय कोशिकाओं से। लघु बीजाणु धानी, माइक्रो स्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है लघु बीजाणु धानी। यदि परागकोश बाइलोब्ड है, कैसा है? बाइलोब्ड या द्विकोष्ठी है, तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? 4। और यदि वो एक कोष्ठी है या यूनिलोब्ड है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी बेटा? उसमें 2 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि परागकोश द्विकोष्ठी है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? यदि द्विकोष्ठी है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4। और यदि एक कोष्ठी है तो लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब सुनो, लघु बीजाणु धानी में कुछ रचनाएं बनती हैं जिन्हें अपन कहते हैं लघु बीजाणु। क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोर लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? सामान्य भाषा परिभाषा बता रहा हूं।
कि लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। इसकी दूसरी परिभाषा और है बेटा, वो है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया है वो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और ये जो लघु बीजाणु बनते हैं वो एक टेट्राड के रूप में बनते हैं, अर्थात 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अधिकांश पादपों में चतुष्क फलकीय चतुष्क बनता है, अर्थात इस प्रकार की में क्या बनती है? रचना बनती है। इसमें आपको 3 लघु बीजाणु दिख रहे हैं, लेकिन जो चौथा लघु बीजाणु है इनके पीछे स्थित होता है। तो कुल एक लघु बीजाणु चतुष्क में कितने लघु बीजाणु होते हैं? 4 होते हैं। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं बेटा पराग कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलन ग्रेन पराग कण कहलाते हैं। और ये पराग कण होते हैं 2 चोल, एक बाह्य चोल और अंतः चोल से घिरे हुए होते हैं। इनकी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो पराग कण है बेटा वो होते हैं अंकुरित होते हैं, या मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। असंख्य क्या बनते हैं? पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, अब सुनो, अपन चलते हैं स्त्री केसर पर और अंडक पर। और ये बेटा इस प्रकार की रचना है। देखो ये इस प्रकार की रचना है। ये ऊपर वाला भाग आप जानते हो क्या कहलाता है? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? स्टाइल। वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तिका कहलाती है। और ये जो वाला भाग है वो ओवेरी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसमें गोल या अंडाकार रचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ओव्यूल, बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती हैं? बीजांड कहलाती है। तो सबसे मुख्य भाग होता है वो इसका क्या होता है? अंडाशय होता है। ओवेरी होती है। क्या होती है? इस ओवेरी में अनेक बनती। देखो यहाँ पर एंथर में किसका निर्माण हुआ था? लघु बीजाणुओं का, क्योंकि पुंकेसर का मुख्य भाग एंथर था, वहाँ पर लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। यहाँ पर मुख्य भाग क्या है? ओवेरी है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? सोचकर बताओ कि वहाँ पर छोटे का निर्माण हुआ, यहाँ पर बड़े का निर्माण हुआ। बड़े को क्या बोलते हैं? पन गुरु। अर्थात यहाँ पर बेटा किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु ध्वनि का। मैक्रो या मेगा स्पोरेंजिया का, मेगा स्पोरेंजिया का क्या होता है? निर्माण होता है। गुरु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कहाँ पर होता है? अंडाशय में। लघु बीजाणु ध्वनि का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। अब इस गुरु बीजाणु ध्वनि में आपको पता है क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बनते हैं बेटा, मेगा स्पोर बनते हैं। और ये जो गुरु बीजाणु हैं एक रेखीय चतुष्क में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर तो गोलाकार किस प्रकार की रचना, यहाँ पर कैसी है? वो रेखीय चतुष्क रचना है। अब सुनो, मैंने वहाँ पर बताया था लघु बीजाणु ध्वनि से लघु बीजाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ पर गुरु बीजाणु ध्वनि में गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी बेटा? गुरु बीजाणु जनन। मेगा
जेनेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब सुनो, अब इसमें जो गुरु बीजाणु होते हैं, तो बेटा जो नीचे वाला गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है? अधिक पोषण लेता है, और ऊपर वालों को ही तो क्या करता है? पोषण लेता है, लेकिन ऊपर वालों को पोषण नहीं जाने देता, इसलिए बेचारे क्या हो जाते हैं? ये अपहासित हो जाते हैं। और शेष बचा जो गुरु बीजाणु है वो क्या कहलाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो क्या करता है? विकसित होकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मादा युग्मकोद्भिद, जिसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का इसका बेटा दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं अपन भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। और ये जो भ्रूण कोश होती है वो इस प्रकार की एक थैली नुमा रचना होती है, जिसमें 3 तो एंटीपोडल सेल होती है, बीच में द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक होता है, और नीचे की ओर इसमें जो अंड द्वार होता है उसमें अंड समुच्चय, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। अब देखो होता क्या है? अब होता ये है कि ये परागकण बन गए। क्या बन गए? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया, परागकोश फट गया। जब परागकोश का स्फुटन होगा, परागकोश फटेगा तो लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं। अब वो किसी भी माध्यम से, चाहे पक्षी के द्वारा, चाहे अन्य कीट के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा, चाहे पक्षी के द्वारा, चाहे गिलहरी के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं? परागकोश के परागकण जायांग की जिस पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इस क्रिया को पॉलिनेशन परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन परागण कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सुनो, जब ये परागकण यहाँ पहुंच जाते हैं तो परागकणों का होता है अंकुरण, और जब परागकणों का अंकुरण होता है तो नर युग्मकोद्भिद का क्या होता है? निर्माण होता है। लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ, गुरु बीजाणु से इसका विकास हुआ, मादा युग्मकोद्भिद का विकास हुआ। जो नर युग्मकोद्भिद है प्रारंभ में द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, लेकिन जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। नर युग्मकोद्भिद में एक तो होती बेटा, एक होती है कायिक कोशिका और 2 होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। पराग नली का निर्माण होता है पराग कण के अंतःचोद से। पराग नली का निर्माण होता है। ये पराग कण यहाँ आ गया, ठीक, पराग कण अंकुरित होगा, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। इसका जो अंतःचोल है वो पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली पहले तो वर्तिकाग्र को मिल देगी, फिर वर्तिका को फिर कहाँ पहुंचती है? अंडाशय में। अंडाशय में क्या उपस्थित है? बीजांड, और बीजांड से कहाँ पर? मादा युग्मकोद्भिद में क्या पहुंचते हैं? एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक पहुंचते हैं। अब बेटा कायिक कोशिका क्या हो जाती है? अपहासित हो जाती है। यहाँ पर क्या पहुंच गए? 2 नर युग्मक। ये क्या है? दोनों के दोनों नर युग्मक।
ठीक, किसके द्वारा पहुंचे? पराग नली के द्वारा पहुंचे। ठीक, अब सुनो बेटा, क्या होता है कि एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका के साथ संयोजित होता है, जो युग्मक संलयन की सत्य घटना होती है। तो इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और जो दूसरा नरयुग्मक है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का, प्राथमिक भ्रूण को एंडोस्पर्म केंद्रक का क्या करता है? निर्माण। और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक एंडोस्पर्म भ्रूणकोश का क्या करता है? निर्माण करता है। ये भ्रूण बन गया, ये भ्रूणकोश बन गया। भ्रूणकोश एक ऊतक है जिसमें भोजन का क्या होता है? संचय होता है, जो परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक बेटा, अब सुनो, ये जो बीजांड है क्या है? ये निषेचन की घटना है। ये कौन सी घटना है? नर व मादा युग्मक के संलयन को ही अपन क्या कहते हैं? निषेचन। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन, निषेचन हुआ। ठीक, क्या हुआ? निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप ही भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोश का क्या होता है? निर्माण होता है। जब निषेचन हो जाता है तो ये बीजांड इसमें बीज में, इसमें बेटा बीज में परिवर्तित हो गया। और ये जो अंडाशय है ये किसमें? फल में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। ये फल बन गया। फल के अंदर बीज, बीज के अंदर भ्रूणकोश, और इसके अलावा क्या होता है? भ्रूण होता है। अब ये भ्रूणकोश से बीज पत्रों में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। यदि पादप द्विबीजपत्री है तो वो 2 बीज पत्रों में भ्रूणकोश संचित होगा। अगर एक बीज पत्री है तो एक बीज पत्र में स्कूटेलम कहते हैं, उसमें क्या होता है? संचित होता है। तो सुनो, मेरा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको मैंने ये ग्राफिकल या पिक्टोरियल या चित्र के द्वारा या ये जो ग्राफिकल बनाया है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगले अध्याय में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद का विकास, इधर मादा युग्मकोद्भिद का विकास और संरचना। अब जो अगला आपका जो लेसन नंबर जो 2 होगा वो क्या होगा? नर युग्मकोद्भिद का विकास व मादा युग्मकोद्भिद का विकास हुआ। ठीक, अब जो इससे अगला आपका जो तीसरा लेसन है, देखो ये बन गए। उसके बाद क्या हुआ बेटा? देखो परागण की क्रिया हुई, परागण हुआ, फिर क्या हुआ? निषेचन हुआ। निषेचन के बाद भ्रूण व भ्रूणकोश का क्या है? विकास। तो तीसरा लेसन है वो है आपका परागण, निषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणकोश का विकास। और इसके अलावा और भी कुछ जनन विधियां होती हैं, वो आपका चौथा चैप्टर है। ये संपूर्ण जो मैंने आपको बताया है ये आता है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अगर आपको ये पूरा आरेख, ये पूरा चित्र समझ में आ गया तो ये चारों के जो चारों पार्ट होंगे वह आपके उंगलियों पर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप ढंग से उतार लेना, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये आपके अगले 3 पाठों का, प्रीवियस पार्ट का भी, इवन पहले पार्ट का भी और अगले 3 पाठों का भी क्या है? सार है। पेपर के दौरान अगर आपको ये पूरा ध्यान रखा तो आप सब कुछ लिख दोगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। और एक पूरा ग्राफिकल क्या है? रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आराम से आप कॉपी में से उतार सकें। और ध्यान रहे
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, और इवन अपने जो फ्रेंड हैं जिनको पता नहीं है उनको इसको शेयर करना भी नहीं भूलें, अर्थात इसको शेयर करें। ठीक, ये आपके जो चल रहा है बायोलॉजी, ये सभी कंपटीशन क्लासों के लिए, नीट के लिए, रीट के लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू सो मच।